accounting concepts and principles which are evolved out of the practice and procedure which are followed by different countries. अलग अलग देशों के द्वारा अलग अलग तरीके से जो भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर फॉलो की जाती हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए आपके हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। और इनको बाद में, क्योंकि पहले अलग अलग तरीके से अपने ही तरीके से फॉलो करते थे अलग अलग कंट्री, तो बाद में एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ये सारे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स इस्टेब्लिश किए गए हैं बाय इंटरनेशनल स्टैट्यूटरी अकाउंटिंग बॉडीज, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंग्लैंड वेल्स है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट हैं, और इसके अलावा इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं। इनके सब के द्वारा ये प्रिंसिपल्स और ये कॉन्सेप्ट इस्टेब्लिश किए गए हैं, स्थापित किए गए हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़रूरी हैं। जब भी आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो तो इनको फॉलो करना ज़रूरी है। तो जब भी हम आगे डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट, तो आपको मैं बताऊंगी कि किस तरीके से हमने ये सारे कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं जब आपने उसको बनाना है। तो पर्पस क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंट्स प्रिंसिपल्स का जो पर्पस है वो स्टैंडर्डाइज करना है, आपने अकाउंटिंग डेफिनेशंस को, अजम्पशंस को, मेथड्स को रेगुलेट करना है, और ये बताती है कि किस प्रकार से हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट कर सकते हैं और उनमें कंसिस्टेंसी, एक सारता क्रिएट करके, ताकि हम उस अपनी जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है या फाइनेंशियल पोजीशन है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको एक साल से दूसरे साल के साथ कंपेयर कर सकें। अगर हम बार बार अपनी पॉलिसी चेंज करेंगे तो कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाएगा। गैप की एप्लीकेशन एनालाइज करती है, इन्वेस्ट करती है, इन्वेस्टर के लिए, मैनेजमेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो कोई डिसीजन मेकिंग ले सकें इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कंक्लूजन के बाद। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, it also has the government authority so over financial reporting for companies with publicly traded stock, में जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है जो स्टॉक इशू करती हैं उनके ऊपर कंट्रोल करती है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन। आगे हम पढ़ेंगे अजम्पशंस। जब हम फाइनेंशियल अकाउंट्स किसी भी कंपनी के अजम्पशंस जो हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और उनको कॉमनली फॉलो कर रहे हैं, ऐसा ही हम सोच के उन कंपनी के साथ डीलिंग करते हैं। तो अगर तो उन्होंने स्पेसिफिकली बताया है देन तो इट्स ऑल राइट, अदरवाइज हम हमेशा यही अज्यूम करके चलते हैं कि ये सारे प्रिंसिपल्स और ये जो अजम्पशंस हैं ये वो कंपनी फॉलो कर रही है। तो सबसे पहले हम अजम्पशन, जो कल्पना करके चल रहे हैं, जो हम अज्यूम करके चल रहे हैं, उसमें से हम अब डिस्कस करेंगे। पहला है गोइंग कंसर्न, फिर है कंसिस्टेंसी और फिर है अक्रूवल। तो ये हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा अजम्पशन है वो है गोइंग कंसर्न। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, जितने भी इवेंट्स हैं, जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, वो इस अजम्पशंस में रखे जाते हैं या इस अजम्पशन से कंपनी के साथ डीलिंग की जाती है कि वो कंपनी एक लंबे समय तक चलेगी। That means all accounting records, events and transactions we are doing with the company on this assumption that that company will continue for an indefinite long period of time। हम कभी भी कंपनी के साथ ये सोचकर डीलिंग नहीं करते हैं कि वो कल बंद हो जाएगी। सपोज हम किसी शॉप में जा रहे हैं, उसको हम कुछ एडवांस दे रहे हैं, तो एडवांस अगर हम दे रहे हैं तो ये सोचकर दे रहे हैं कि ये कल ये दुकान खुलेगी और यहाँ से हम अपनी वस्तु जो अमाउंट दिया है उसके बदले में ले लेंगे। तो बिजनेस जो है वो ये सोचकर डीलिंग कर रहा है लोगों के साथ, या लोग ये सोचकर बिजनेस के साथ डीलिंग कर रहे हैं कि वो आने वाले समय में, फ्यूचर में कुछ ईयर्स तक अपनी एग्जिस्टेंस रखेगा।
तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी गोइंग कंसर्न की बेसिस में बनाए जाते हैं, अनलेस एंड अदरवाइज अगर कंपनी का कोई ऐसा कोई इरादा है कि उसने अपना बिजनेस जो है वो लिक्विडेट कर देना है या अपना दुकान जो है वो बंद कर देनी है। अदरवाइज हम यही अज्यूम करके बिजनेस के साथ डीलिंग कर रहे हैं कि बिजनेस जो है वो कंटिन्यू लाइफ है, उसकी इनडेफिनेट लाइफ है और वो आगे चलेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम वो राम का एग्जाम्पल लेते हैं। वो अमीर हो गया है, उसने परचेज कर रही है प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख की और इसका जो लाइफ है स्पैन है वो है 10 साल। अब ये कॉन्सेप्ट कहता है कि हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट इसमें से हम एज डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज करेंगे और जो बाकी का अमाउंट रह जाएगा वो हम बैलेंस शीट में रखेंगे और फिर अगले साल उस एसेट्स में से फिर कुछ ना कुछ अमाउंट जो भी परसेंटेज आपने डिसाइड किया है वो हम गोइंग कंसर्न में डालेंगे। तो जो क्रेडिट परचेज होते हैं, जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी कर रहे हैं हम किसी के साथ, तो वो यही सोचकर कर रहे हैं कि ये शॉप या ये कंपनी कुछ सालों तक चलेंगी। तो कितनी बिजनेस डीलिंग गोइंग कंसर्न अजम्पशन की बेसिस में की जाती है। अब हम आगे पढ़ेंगे कंसिस्टेंसी। अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड मेथड जो फॉलो किए गए हैं कंपनी ने, वो पूरी ट्राई ये होनी चाहिए कि वो सेम रहें। बार बार चेंज करने में हमें बहुत मुश्किल हो जाएगी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को कंपैरिजन करना। तो चेंजेस हमें नहीं लानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस में जहाँ पर हमें न्यू मेथड बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बेटर लग रहा है और वो उसकी हेल्प से हमें लगता है कि फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी को रिफ्लेक्ट करता है, तो ऐसे केसेस में हम जो है चेंजेस परमिट की जा सकते हैं, बट दीज चेंजेस शुड बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये वाले चेंजेस, अगर कोई चेंजेस आप कर रहे हो जो आपकी कंपनी के लिए बेटर हैं, इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, उसे डिस्क्लोज कर सकते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एज एन एनेक्चर या एज ए फुटनोट। तो हमेशा यही सोचकर चलना है कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज और मेथड्स हैं वो कंटिन्यू चल रहे हैं। आगे हम देखेंगे कि इसी का जो एग्जाम्पल है कि पीरियड शुड नॉट बी चेंज फ्रीक्वेंटली। बार बार आप जनवरी टू दिसंबर से अप्रैल टू मार्च नहीं कर सकते हो, नहीं करना चाहिए। और जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के वक्त अगर आपने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये होता है कि आपने आज जो चीज़ें खरीदी वो आपने पहले बेचनी है, और जो लीफो का मतलब होता है जो आपने लास्ट में खरीदी है वो पहले बेचनी है। तो या वेटेड एवरेज मेथड है, कोई भी मेथड अगर आप कर रहे हो लेकिन पहले आप पिछले साल कर रहे थे फीफो, इस साल कर रहे हो लीफो, तो आपको ये नोटिस या एक नोट जरूर दे देना चाहिए, डिस्क्लोज कर देना चाहिए। और अगर आपने डेप्रिसिएशन पॉलिसीज भी आप बार बार नहीं चेंज करोगे, कभी आप स्टेट मेथड अपना रहे हो, कभी आप रिड्यूस मेथड अपना रहे हो। स्टेट मेथड वो होता है जिसमें आपने फिक्स डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है घिसावट। घिसावट मीन्स आपका एसेट डिक्रीज हो रहा है, आपका एसेट इसलिए डिक्रीज हो रहा है क्योंकि आप उसे यूज़ कर रहे हो। तो ये डेप्रिसिएशन कभी आप फिक्स दे रहे हो और कभी आप क्या कर रहे हो, डिक्रीजिंग वैल्यू मेथड में दे रहे हो। जो भी मेथड आप अप्लाई कर रहे हो, यू मस्ट नोटिफाई और यू मस्ट डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आपने कोई चेंज की है। अदरवाइज हमें कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए ताकि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है उनको आपस में कंपेयर करना पॉसिबल हो। अगर एक कंपनी डिसाइड करती है अपनी पॉलिसी चेंज करने को, तो देन दैट कंपनी हैज़ टू रिपोर्ट ऑन द इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्यू टू द चेंज फॉर पास्ट 5 years। अगर वो 5 सालों के बाद कुछ भी चेंज कर रही है तो कम से कम 5 साल तक उसे क्या करना चाहिए, ज़रूर बताना चाहिए कि क्या चेंजेस उन्होंने की थी। तो आगे हम देखेंगे एक्रूअल कंसेप्ट। जो एक्रूअल कंसेप्ट है, इट इज़ ए मोस्ट फंडामेंट प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। इसमें जो है आपने रेवेन्यू जो रिकॉर्ड किया है, दे आर अर्न एंड नॉट व्हेन दे आर रिसीव्ड इन कैश। अगर इस साल का रेवेन्यू में जो भी इनकम आपको हुई है, अगर वो इस साल की है, चाहे आपको मिला है वो पैसा, चाहे आपको अगले साल मिलना है, लेकिन है वो इस साल का, तो अगर इस साल का है देन इन दैट केस you have to record those revenue, and same thing
फॉर रिकॉर्डिंग एक्सपेंसेस व्हेन दे आर रिकॉर्ड एंड नॉट व्हेन दे आर पेड। ये नहीं कि आपने पे नहीं किए हैं तो आपने रिकॉर्ड ही नहीं करना है, लेकिन अगर एक्सपेंसेस इस साल के हैं तो आपने रिकॉर्ड करने ही करने हैं, चाहे आप उसे आउटस्टैंडिंग शो करो बैलेंस शीट के ऊपर। नेचुरली यू हैव टू शो एज एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इन द बैलेंस शीट। तो ये क्या कह रहा है एक्रूअल कॉन्सेप्ट कि जितने भी एक्सपेंसेस, जितने भी रेवेन्यू इस साल से रिलेट करते हैं वो हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जरूर रिकॉर्ड करने हैं। गैप भी यही कहता है कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्रूअल बेसिस के ऊपर ही बनानी है, ना कि कैश बेसिस के ऊपर बनानी है। Why? Because under accrual concept, revenue and expenses are recorded in the period in which they relate and not in which they are paid. तो एप्लीकेशन ऑफ एक्रूअल कंसेप्ट जो है उससे आपकी एक्रूअल रिपोर्टिंग होती है नेट इनकम की, एसेट्स की, लाइबिलिटीज़ की, रिटेन अर्निंग की। यहाँ पर रिटेन अर्निंग है जो पैसा आपको प्रॉफिट हुआ है लेकिन आपने बिजनेस में दोबारा वो पैसा लगा दिया है, उसे कहेंगे हम रिटेन अर्निंग। तो इससे क्या होता है, आप अपनी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, फाइनेंशियल पोजीशंस को अलग अलग समय की भी आपस में कंपैरिजन कर सकते हो। तो इसका बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल है, देखिए आप जरा। एक एयरलाइन सेल कर रही है अपनी टिकट को, टिकट डेज और इवन वीक्स बिफोर द फ्लाइट इज मेड। ठीक है जी, एयरलाइन कंपनी ने अपनी टिकट सेल कर दी, अभी तो फ्लाइट जानी बाकी है, फ्लाइट हुई नहीं है, but it does not record the receipts as revenue. Why? Because the flight, the event on which the revenue is based has not occurred yet. तो अभी तक तो हुआ ही नहीं है, तो जो अभी काम हुआ ही नहीं है उसका रेवेन्यू हम पहले रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये एडवांस मनी है और एडवांस ही शो करेंगे हम, इसको एज ए रेवेन्यू हम शो नहीं कर सकते हैं। इसी के बेसिस में ऐसे एक्सपेंसेस विच आर पेड बट नॉट रिसीव्ड, या ऐसे एक्सपेंसेस विच आर पेड इन एडवांस देन इन दोज प्रीपेड एक्सपेंसेस विच आर पेड इन एडवांस, outstanding expenses which are due but not paid, we have to record all these expenses and all the incomes। जो भी इनकम्स हैं आपकी अभी हुई नहीं है, ठीक है, और लेकिन आपको मिल गया है कैश, वो भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो इसे हमें कहते हैं प्री रिसीव्ड इनकम, जो कि हम करंट इनकम में से लेस कर देंगे, उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसी प्रकार से प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी हम एज एन एसेट शो करेंगे बैलेंस शीट में। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट के बेसिस में वो सारे एक्सपेंसेस जो आपको कैश में नहीं मिले हैं, कैश में नहीं पे की हैं आपने, लेकिन अक्कड़ हो गए हैं, वो हमें रिकॉर्ड करने ही पड़ेंगे। और ऐसे एक्सपेंसेस जिनके लिए आपने एडवांस पैसे दे दिए हैं लेकिन वो अक्कड़ तो नहीं हुए हैं ना, तो वो भी हमें, वो प्रीपेड एक्सपेंसेस जो वो एज एन एसेट हम शो करेंगे और वो करंट एक्सपेंसेस में से माइनस हो जाएंगे। तो आपको, मुझे लगता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मैं दोबारा नटशेल में एक बार फिर बता देती हूँ, रिपीट करती हूँ। एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी एक्सपेंसेस आपने अभी दिए हैं लेकिन अगर वो अक्कड़ हैं, इस साल से रिलेट करते हैं कि नहीं करते, ये बात आपने रिकॉर्ड करते वक्त जरूर देखनी है। इसी प्रकार से इनकम में भी है कि इनकम अगर इस साल की है तो आपने रिकॉर्ड करनी है, अगर इस साल की इनकम नहीं है तो हमें रिकॉर्ड नहीं करनी है। तो मुझे लगता है आपको एक्रूअल कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आपके सामने आ रहा है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। इसके बारे में हम अच्छी तरह से समझेंगे कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस और ओनर दे आर टू सेपरेट एग्जिस्टेंस एंटिटी। इसका मतलब ये है कि जो बिजनेसमैन है और उसका बिजनेस है, इन दोनों का अस्तित्व अलग अलग है, दोनों का एग्जिस्टेंस अलग अलग है। ठीक है जी, जैसे हमने वहाँ पर देखा था ना, राम अपनी वाइफ को कार लेकर देता है बिजनेस में से, तो वो उसका अपना प्राइवेट ट्रांजैक्शन है, तो प्राइवेट ट्रांजैक्शन अलग से एंटर होगा, अलग से शो करेंगे। हाँ, हमें प्राइवेट एंड पर्सनल इनकम एंड एक्सपेंसेस को, ओनर को should not be treated as the income and expenses of the business। क्यों? इसीलिए हम, जो भी बंदा अपने घर के लिए कुछ भी बिजनेस में से निकालता है तो उसे एज ड्राइंग
शो करते हैं। अब हम देखें, अफेयर्स ऑफ द बिजनेस आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पर्सनल अफेयर ऑफ द ओनर एंड बिजनेस is an independent entity. Accounts can be kept only for entity which are different from the person who are associated with this entity. इसी का जो आगे एक और एग्जाम्पल है वो मैं आपको बताती हूँ कि वैसे जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के टाइप्स हैं इसी के बेसिस में बांटे गए हैं। सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप फॉर्म है, कंपनी है। आगे हम एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है ये, आप देखिए, सुनिएगा ज़रा। एक सीए है, उसके 3 रूम हैं एक हाउस में एंड ही हैज़ रेंटेड 3000 पर मंथ। देखिए ध्यान से, 3000 पर मंथ उसने अपने रूम जो है 3 रूम है उसका उसे 3000 पर मंथ आ रहा है। ही हैज़ सेटअप ए सिंगल मेंबर अकाउंटिंग प्रैक्टिस। एक रूम में एक सिंगल मेंबर, एक सिंगल रूम में उसने क्या किया, अपना सेटअप किया है अपना अकाउंटिंग प्रैक्टिस के लिए, और एक रूम ही वो अपनी अकाउंटिंग प्रैक्टिस के लिए, अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर रहा है। इस बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में सिर्फ जो रेंट है आपका 3000 3 रूम का, उसमें सिर्फ 1000 ही आप बिजनेस में रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि जो बाकी के रूम्स हैं 2000 रुपये जो बाकी के रूम का था वो तो पर्सनल पर्पसेस के लिए यूज किया था। दैट 2000 जो 2 रूम्स थे फॉर ₹2000 दैट हैज़ बीन एक्सपेंडेड फॉर पर्सनल पर्पस, कि उसने पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ किए हैं, तो हम वो 2000 बिजनेस के साथ कंसर्न नहीं करेंगे, बिजनेस में वो रिकॉर्ड नहीं होगा और सिर्फ 1/3 रेंट जो है वही बिजनेस को चार्ज करेंगे। आगे हम देखेंगे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट आपको कहता है कि जितने भी ट्रांजैक्शन है बिजनेस के वो मनी के टर्म्स में ही रिकॉर्ड किए जाने चाहिए। आगे पहले हमने देखा था पिछली वीडियो में बिजनेस ट्रांजैक्शन, तब भी मैंने आपको यही बताया था, वो सारे ट्रांजैक्शन जो सिर्फ मनी में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं वही हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो एज पर द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ट्रांजैक्शन विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी दे आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फॉर एग्जाम्पल हमने सेल की गुड्स की 2 लाख की, या हमने परचेज किया रॉ मटेरियल, या हमने रेंट पेड किया ₹10,000, जो भी एक्सपेंसेस हैं यहाँ जो भी आप खरीद रहे हो या मिल रहा है आपको, लेकिन वो क्या है रुपीज़ में है कुछ, क्योंकि हमारी जो है इंडिया की वो रुपीज़ ही है आपकी यूनिट जो है पेमेंट की, तो मीडियम ऑफ पेमेंट जो है दैट इज़ रुपीज़। तो अगर इसमें रुपीज़ में दिया है देन ओनली वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लेकिन अगर आप देखिए, अगर आप किसी दुकान में जाते हो और वो दुकानदार आपसे बहुत ही अच्छी तरह से बात करता है, उसका बिहेवियर बड़ा अच्छा है, बहुत ही ईमानदार है पेमेंट में, या चार्ज बिल्कुल आपको जो प्राइसेज है वो बिल्कुल सही चार्ज करता है, देन इन दैट केस उससे उसकी गुडविल बन रही है और उससे उसकी फाइनेंशियल पोजीशन में भी इफेक्ट पड़ रहा है। बट देखिए आप कि ऐसी जो चीज़ें हैं या मार्केट कंडीशन कैसी आपके ऊपर नीचे जा रही है, इन्फ्लेशन है, कभी डिफ्लेशन है, या कोई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रही हैं, या कोई मैनेजमेंट की जो एफिशिएंसी है, उन सब को बिल्कुल भी अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तो ये था आपका मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। और एक एग्जाम्पल दिया है, सोल प्रोप्राइटर, अगर उसने 40 टेबल्स एंड चेयर्स खरीदे हैं तो ये हम अकेली जो क्वांटिटी है वो हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो मॉनेटरी वैल्यूज़ में नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो आपकी जो है वो क्या होनी चाहिए, पैसे में एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। तो अगला कंसेप्ट है आपका ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। तो ये कंसेप्ट हम देखेंगे। कहता है कि एविडेंस ऑफ द हैपनिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन शुड सपोर्ट एवरी ट्रांजैक्शन इन द फॉर्म ऑफ पेपर। कोई ना कोई एविडेंस जरूर होना चाहिए
कुछ ना कुछ, चाहे वॉचर्स हो, चाहे बिल हो, चाहे क्रेडिट नोट हो, चाहे डेबिट नोट हो, समथिंग इन राइटिंग शुड बी देयर, देन ओनली यू कैन रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस। तो एक्सटर्नल एविडेंस इज कंसिडर्ड टू बी मोर ऑथेंटिकेटेड प्रूफ देन इंटरनल एविडेंस। बिल्कुल ठीक है। अगर किसी दुकान से आपने कोई सामान खरीदा है, कोई बिल आपको मिला होगा, तो वो बिल आपको दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस में आपने जो भी एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, तो उसका कोई ना कोई प्रूफ तो आपको होना चाहिए। पर ये नहीं कि आप इंटरनल कोई रिसिप्ट बना रहे हो अपनी कंपनी की तरफ से, नहीं, वो जहां से आपने सामान खरीदा है वहां से आपको बिल मिला होगा, चाहे इनवॉइस मिली होगी, या कैश मेमो मिला होगा, या कोई क्रेडिट नोट, या कोई डेबिट नोट, वॉट एवर इज देयर, एवरीथिंग शुड बी इन राइटिंग, प्रॉपर उसका बिल वगैरह होना चाहिए। तो this rule is very very important from the point of view of audit perspective, as auditor always consider and they are bound to get more external evidence than internal evidence। भी उनको evidence चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप वॉचर्स वगैरह ज़रूर रखिए। तो थर्ड पार्टी का एविडेंस, क्रेडिट नोट फ्रॉम सप्लायर होना चाहिए। ऑडिटर जो है कलेक्ट करता है स्टेटमेंट फ्रॉम कस्टमर एंड सप्लायर। जो भी अमाउंट आपने आउटस्टैंडिंग शो किया है कस्टमर का, या जो आपने अमाउंट देना है सप्लायर का, तो कस्टमर की होंगी आपके पास कोई ना कोई एविडेंस या कोई ना कोई स्टेटमेंट्स, और ऐसे ही सप्लायर्स के भी बिल्स वगैरह होंगे। तो ये सारा चेक करना ज़रूरी है। इसी तरीके से सेल्स इनवॉइस जो है, दैट अलोन इज नॉट कंसिडर, जस्ट ए मिनट प्लीज। तो कहता है कि सेल इनवॉइस अलोन इज नॉट कंसिडर एज एन ऑब्जेक्टिव एविडेंस अनलेस इट इज नॉट सपोर्टेड बाय डिलीवरी चलान एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ गुड्स रिसीव्ड बाय कस्टमर। तो इस प्रकार से सेल इनवॉइस या फिर कोई ना कोई एविडेंस रिटर्न जरूरी है जी। आगे हम देखेंगे रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन और रियलाइजेशन कंसेप्ट। दिस कंसेप्ट डील्स विद रिकॉग्नाइजिंग द इनकम एंड रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस इन वेरियस अकाउंटिंग स्टेजेस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो भी आपका इनफ्लो हो रहा है कैश का या कैश इक्विवेलेंट का बिजनेस में, उसे हम कहेंगे रेवेन्यू। तो ये रेवेन्यू जो है, that inflow can be receivable or any other consideration arising in the course of ordinary business activities of the enterprise। तो जो भी रेवेन्यू जब आपको मिल रहा है तभी हमने उसको रिकॉर्ड करना है, तभी हमने उसको रिकॉग्नाइज करना है। तो दैट शुड बी रियलाइज। ये नहीं कि अगर मुझे किसी ने 20 कॉपियों का ऑर्डर दिया तो मेरा रेवेन्यू रियलाइज हो गया, नहीं। जब तक कि वो 20 कॉपी का ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो जाता है तब तक आप उसे रिकॉर्ड नहीं करोगे। तो रेवेन्यू क्या क्या इंक्लूड करता है? डिविडेंड है, इंटरेस्ट है, कोई रॉयल्टी आपको मिल रही है, और इस प्रकार की जो इनकम आ गई है। और अगर आपने कोई भी ऐसा अमाउंट है विच इज़ कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टी, वो हम एक्सक्लूड करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपके बिजनेस के लिए जो रेवेन्यू आपको मिला है वही हम रिकॉर्ड करेंगे। अब इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि when to recognize the income and revenue of the business in which stage। मिस्टर राम है हमारे जो मिस्टर राम है जिन्होंने बिजनेस शुरू किया था, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, उनका एग्जाम्पल लेकर हमने आगे चलना है। उन्होंने गुड्स का ऑर्डर रिसीव किया 50 लाख का। ये कितने, 1 2 3 4 5 लाख का। and they supply goods worth ₹2 lakh up to the year 31st December 2005। और जो बाकी की गुड्स थी वो आपने सप्लाई की हैं जनवरी 2006 में। तो आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड जो करना है वो 2 लाख ही करना है। सिर्फ आपको ऑर्डर मिल गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो है बिजनेस हो गया है या आपके पास रेवेन्यू
आ गया है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि 5 लाख की गुड्स जो हैं आपने रिसीव की थी, ठीक है जी, आपको ऑर्डर मिला था 5 लाख की गुड्स का, लेकिन आपने सप्लाई कितनी की है? आपने सप्लाई की, राम ने सप्लाई की सिर्फ गुड्स 2 लाख की। तो जो 31 दिसंबर 2005 तक, अगर समझ लीजिए जनवरी टू दिसंबर इनका अकाउंटिंग पीरियड है, तो ये रिकॉर्ड करेंगे सिर्फ 2 लाख, क्योंकि बाकी की गुड्स जो हैं वो अभी रिकॉर्ड सप्लाई, रेस्ट ऑफ द गुड्स जो हैं वो अभी सप्लाई 2005 में नहीं हुई हैं, वो 2006 में हुई हैं। तो हम 2005 वाला ही रेवेन्यू जो है 2 लाख का लेंगे। सिर्फ ऑर्डर लेने से आपका काम नहीं हो जाता है, आपको रेवेन्यू भी रियलाइज करना ज़रूरी है। तो ये है आपका रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन और रियलाइजेशन कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है और ये है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट कहता है कि हर एक ट्रांजैक्शन के 2 अकाउंट होते हैं या 2 साइड्स होते हैं, आप कह सकते हो। एक साइड होती है डेबिट और दूसरी होती है क्रेडिट। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट जो है दैट हैज़ बीन मेड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। मैंने पिछले वीडियो में आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में बताया था कि एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज़। ये इक्वेशन हमेशा आपस में बराबर रहने वाली है। अकाउंटिंग इक्वेशन में हमेशा 2 साइड्स होंगी, एक साइड में टोटल एसेट्स होंगे और दूसरी साइड्स में टोटल लाइबिलिटीज़ होंगी, और एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटीज़। इसी प्रकार से एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी, और लाइबिलिटीज़ अगर देखें दैट इज इक्वल टू एसेट्स माइनस ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी को देखें तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। तो इस प्रकार से ये है आपका डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, जिसे हम डबल एंट्री कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, कि हर एक ट्रांजैक्शन की 2 पहलू हैं। एक पहलू है डेबिट और दूसरा पहलू है क्रेडिट। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल गुड्स सोल्ड फॉर ₹1000, तो इसमें कैसे कोई डेबिट हुआ और कैसे कोई क्रेडिट हुआ। जो हमारे पास कैश आ रहा है दैट हैज़ बीन डेबिटेड, और जो गुड्स हमने सोल्ड की हैं दैट हैज़ बीन क्रेडिटेड। तो सेल्स क्रेडिट हो गई, जो कैश आपके पास आया वो डेबिट हो गया। तो ये है आपका डुअल कंसेप्ट। और जो ओनर्स की, समझ लीजिए ओनर्स की इक्विटी है 6 लाख और लाइबिलिटी है 4 लाख, तो टोटल एसेट्स अगर दोनों को मिलाएंगे हम तो आपके हो जाएंगे 10 लाख। तो ये है आपका डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अब हम देखेंगे मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस जो भी आपने इनकर्ड किए हैं, रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस आपने इनकर्ड किए हैं, दैट मस्ट बी रिलेटेड टू द सेम अकाउंटिंग पीरियड। सो वंस द रेवेन्यू इज रियलाइज्ड, नेक्स्ट स्टेप इज टू allocate it to the relevant accounting period. This can be done with the help of accrual concept. accrual concept हमने देखा था पहले पीछे, उसमें भी ये कहा गया है कि जो भी एक्सपेंसेस इनकर्ड करते हैं या रिलेट करते हैं इस अकाउंटिंग पीरियड के, तो वो हमने इसी अकाउंटिंग पीरियड में क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। तो मैचिंग कंसेप्ट और एक्रूअल कंसेप्ट दोनों साथ साथ चलते हैं। नॉर्मली जो एक्सपेंसेस हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं ऐसी रिसोर्सेज को जो कि कंज्यूम की गई हैं करंट पीरियड में, कुछ कॉस्ट जो हैं मे बेनिफिट सेवरल अकाउंटिंग पीरियड। फॉर एग्जाम्पल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, यहाँ डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स हैं, ऐसे जो हैं वो कई ईयर में हम बांट सकते हैं कुछ कॉस्ट को। When an event affect both the revenue and expenses, the effect on each should be recognized in the same accounting period. भी सेम अकाउंटिंग पीरियड में ही उसका इफेक्ट देना है आपने। फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस पे किया आपने, जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपने कर दी, और आपका जो अकाउंटिंग पीरियड है वो क्लोज हो रहा है मार्च में, और आपकी जो इंश्योरेंस प्रीमियम है अभी तो दिसंबर में खत्म होगी, तो मार्च के बाद आप देखिए कितने सारे महीने आपके, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड
मार्च को छोड़ दीजिए, अप्रैल से शुरू हो जाइए, तो आपके 9 मंथ बचते हैं जिसका अभी आपके पास एडवांस है प्रीमियम, तो उसका बेनिफिट आप एज एन एसेट ले सकते हो। ये वो वाले एक्सपेंसेस हैं जो आपने एडवांस में पे कर दिए हैं। 9 मंथ के जो एक्सपेंसेस अभी बचे हैं वो आपने प्रीपेड के जैसे एज एन एसेट में शो करना है। तो ये एक्सपेंसेस हमने क्या किए थे, एडवांस में पे कर दिए थे, जबकि हमें जनवरी, फरवरी और मार्च के पे करने थे। उसके बाद वाले जो एक्सपेंसेस हैं 9 मंथ के, अगर आप मार्च को छोड़ दीजिए, अप्रैल के बाद काउंट कीजिए दिसंबर तक, तो 9 मंथ आते हैं, दैट वी हैव पेड इन एडवांस, तो दैट शुड बी शोन एज एन एसेट इन द बैलेंस शीट। तो ये है आपका मैचिंग कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट है कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट में हम देखेंगे, कॉस्ट कंसेप्ट states that all assets are recorded in the books of account at the purchase price only, जिसमें आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी है, ट्रांसपोर्टेशन भी है, आपने इंस्टॉल किया है, लेकिन जिस कॉस्ट में आपने लिया है वही कॉस्ट रिकॉर्ड होगी, ना कि आपने मार्केट प्राइस उठाना है, क्योंकि मार्केट प्राइस ज़्यादा भी हो सकता है, कम हो सकता है, जो भी है उसको आपने इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ जो बुक वैल्यू में आपने खरीदा है आपने वही अपनी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना है। इसीलिए जो भी फिक्स एसेट हैं, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, वो सबको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वही प्राइस में जो हमने पे किया है, ना कि जो मार्केट में अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मशीन आपने खरीदी XYZ लिमिटेड ने फॉर ₹5 लाख, और जो मैन्युफैक्चरिंग शू कर रही है, समझ लीजिए उसके मैन्युफैक्चरिंग शूज़ का काम है, और उन्होंने 5 लाख की मशीन खरीदी है, और उसके ऊपर 1000 रुपया ट्रांसपोर्टेशन में हो गया खर्च मशीन लाने में फैक्ट्री की साइट में, और उसके बाद 2000 रुपये और आपने इंस्टॉलेशन के दे दिए, तो जो टोटल प्राइस है वो कितना होगा, 5,03,000। तो ये सारा का सारा अमाउंट आपने शो करना है, ना कि जो भी आपका बाज़ार में क्या रेट है इसका वो सब कुछ इग्नोर करना है। अगर आपने एक लैंड परचेज की है 5 लाख में, तो हमने 5 लाख ही रिकॉर्ड करना है। उसकी अगर मार्केट वैल्यू कम हो गई है, 4 लाख हो गई है, या उसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो गई है, 6 लाख हो गई है कॉस्ट प्राइस से, तो हमने दोनों को इग्नोर करके हमने वही प्राइस रिकॉर्ड करना है जिसमें हमने सामान खरीदा है। तो ये है आपका कॉस्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। बिजनेस डिपेंड्स, अपने ऑपरेशन के लिए डिपेंड करता है अकाउंटिंग ईयर के ऊपर, तो अकाउंटिंग ईयर जो है वो 12 मंथ का तो जरूर होना चाहिए। इन सच ए पीरियड अकाउंटिंग साइकिल्स आर टू बी कंप्लीटेड। बिजनेस चूज कर सकता है क्वार्टरली, मंथली और हाफ ईयरली और एनुअली, डिपेंड करेगा अपनी उसकी नीड्स के ऊपर एज इट्स अकाउंटिंग पीरियड। इट कैन बी एज कैलेंडर और फाइनेंशियल ईयर। जनरली अकाउंटिंग पीरियड जो है वो 12 महीने का ही होता है, जो कि अप्रैल टू मार्च होता है। कुछ बिजनेस चूज कर लेते हैं, दैट इज द अदर थिंग, बट मोस्टली जो जर्नली है इट शुड बी ऑफ 1 ईयर। अकाउंटिंग मेजर करता है अपनी एक्टिविटी को फॉर ए स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम, यूजुअली ए ईयर। कैलेंडर ईयर क्या है आपका, जनवरी टू दिसंबर, और फिस्कल ईयर या फाइनेंशियल क्या ईयर क्या होना चाहिए, अप्रैल टू मार्च। कंपनी इंडिया में कंपनी लॉ पर्पस कहता है कि आपका जनवरी टू दिसंबर ईयर हो सकता है, और इनकम टैक्स पर्पसेस के लिए आपका अप्रैल टू मार्च हो सकता है, और अगर आपने इंटरनल कोई रिपोर्टिंग करनी है तो उसका जुलाई टू जून ईयर भी हो सकता है। ये है आपका डायग्राम जो लास्ट में समराइज करेगा पूरे कॉन्सेप्ट्स और अजम्पशंस को। मैं इसको दिखाती हूँ आपको जूम करके, 1 मिनट। हाँ जी, ये देखिए आप, बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशन एंड कंसेप्ट, इसको किस किस तरीके से हमने पढ़ा और कैसे हम इसको कर सकते हैं, समरी इसकी बना सकते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं गोइंग कंसर्न से। तो गोइंग कंसर्न में जो है आपने यही देखा है कि हम ये सोच के चलेंगे कि बिज़नेस जो है वो क्या है आपका लंबे समय तक चलने वाला है। कंसिस्टेंसी में हमने ये शो करना है कि हम ये सोच के चल रहे हैं कि हम एक जैसी पॉलिसीज़ अप्लाई करेंगे ताकि हम अपने बैलेंस शीट को आपस में 2 साल की अगर बैलेंस शीट है तो दोनों साल के आपस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या कर सकें, कंपेयर कर सकें। इसी तरीके से एक्रूअल है, एक्रूअल में हमने ये करना है कि जो भी
एक्सपेंसेस या रेवेन्यू इस साल के हैं तो वो उसी साल में हमने रिकॉर्ड कर देने हैं। बिजनेस एंटिटी में हमने ये देखा था कि बिजनेस और ओनर जो हैं वो सेपरेट एंटिटी है, दोनों इकट्ठा नहीं करना है आपने। पर्सनल ट्रांजैक्शन और बिजनेस ट्रांजैक्शन को अलग अलग रिकॉर्ड करना है। इसके बाद है मनी मेजरमेंट में यही बताया आपको कि आपने हमेशा जो ट्रांजैक्शंस हैं वो पैसे में ही रिकॉर्ड करने हैं। उसी प्रकार से हम आगे देखेंगे ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट क्या है कि हर एक ट्रांजैक्शन के साथ या जो भी आपने रिकॉर्ड किया है, जर्नल एंट्रीज की हैं, सबके साथ कोई ना कोई सपोर्टिंग एविडेंस होना चाहिए। रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन ये भी एक्रूवल के साथ ही रिलेट करता है कि हमने रेवेन्यू तभी आपने इनकर करना है अगर आपका रियलाइज़ हुआ है, अगर अमाउंट आपके पास आया है। ये नहीं कि आपको एडवांस मिल गया है तो आप उसे रिकॉर्ड कर लोगे, वो आपका रेवेन्यू नहीं है अनलेस एंड अनटिल वो अक्कड़ होता है या अनलेस एंड अनटिल सच में वो घटता है। तो जब तक आपके पास कोई ऑर्डर आ गया है लेकिन आपने एग्जीक्यूट नहीं किया है तो आप उसको एज ए रेवेन्यू नहीं शो करोगे। डुअल कंसेप्ट कहता है कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो साइड होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट, और दोनों को ही एस्पेक्ट्स को हमने रिकॉर्ड करना है। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि हमने अपने रेवेन्यू को एक्सपेंसेस के साथ मैच करना है और उसके बाद ही आपने जो प्रॉफिट वगैरह है वो निकालना है, और वो सब कुछ आपने करंट पीरियड का ही करना है। मैचिंग कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कंसेप्ट कहता है कि एसेट्स को हम कॉस्ट में रिकॉर्ड करेंगे। अकाउंटिंग पीरियड कहता है कि कम से कम एक साल जो है आपका 12 महीनों का एक साल होना चाहिए आपका, चाहे वो आपका फाइनेंशियल ईयर है, चाहे आप जनवरी टू दिसंबर ले सकते हैं। अगर इनकम टैक्स पर्पज़ की तरफ से देखा जाए तो मोस्टली जो है वो अप्रैल टू मार्च होता है। तो ये थे आपके कंसेप्ट्स। आई होप कि आपको बहुत समझ में अच्छी तरह से आया होगा। अगर आपको समझ में अच्छे से आया है तो प्लीज़ आप मेरी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो बेल का आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए। आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।